वायलेंस के नाम पर कोई किसी को चांटा मार दे। मे बी आई वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड, काफ़ी इंट्रोवर्टेड, सोचने वाला, ब्रूडिंग और पढ़ने वाला। तो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, उसी का जवाब ना दे पाए तो क्या वो मैटर करता है सर? यू डू नॉट पास एनी एग्जामिनेशन। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाह रहा है तो एनीथिंग यू वुड लव टू से हिम? दे शुड वर्क हार्ड। अपने दिमाग की ताजगी भी बनाए रखनी चाहिए, ज़रूरी तौर से आराम भी करना चाहिए और दूसरे लोगों से बातचीत भी करनी चाहिए और पूरी मेहनत और सिंसियरिटी से काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये याद रखना चाहिए कि यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। नमस्कार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। आज उसी प्यार को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हमारे खुद के स्टूडियो में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एट क्वांटल टीम आर इंटायरली फीलिंग वेरी ऑनर्ड। सर ने हमारे ऑफिस में खुद से आके हमें इतना अलाउंस दिया है कि हम सर के साथ एक इंटरव्यू कर पा रहे हैं। एंड आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। उनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल सर। सर हमारे एक इंडियन राइटर हैं, प्लस ही इज़ अ फॉर्मर यूपीएससी मेंबर। इन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू लिए हैं, प्लस ही इज़ वेरी वेल नोन इन हेल्पिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू अचीव देयर गोल। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर। इट मीन्स अ लॉट टू अस, आप हमारे पास आए। एंड काफ़ी अच्छा लगता है सर जब लोग हमें प्यार देते हैं एंड हमारे पॉडकास्ट को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। आई गेस इसी पॉडकास्ट के थ्रू हम काफ़ी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है। एंड इस पॉडकास्ट को जल्दी स्टार्ट करते हैं सर। एंड लेट्स स्टार्ट विद वेरी 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 स्टेज 1 ऑफ योर जर्नी। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सुना है सर कि आप जेएनयू से काफ़ी कनेक्टेड हैं एंड जेएनयू आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। एंड आप अगर उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट दें और हमें बताएं कि जेएनयू ने कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है आज के टाइम पे, तो एनीथिंग अबाउट दैट सर? I was born and brought up in Gwalior, and in Gwalior I had already done my MA in political science and half the MA in history. लेकिन ग्वालियर में कुछ ऐसी स्थितियां थीं, जैसे भी उनको कहें, कि मैं ग्वालियर में और रह नहीं सकता था। तो अब क्या करूं, पढ़ना था मुझे। मेरी बैकग्राउंड एक व्यापारी परिवार की है, तो लेकिन व्यापार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने ये बहुत पहले तय कर लिया था कि मुझे एक राइटर और स्कॉलर बनना है। दैट वाज माय करियर चॉइस। तो क्या करें, कहाँ जाएं, तो जेएनयू का जिक्र किसी दोस्त ने किया और मैंने जेएनयू में अप्लाई कर दिया। और जेएनयू का उस समय का एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू देते समय मुझे कुछ अजीब चीज़ें मालूम पड़ी। जैसे ये कि अगर आपकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम से नहीं हुई है तो आपको कुछ ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अच्छा। अगर आप कल्चरली या सोशली और इकोनॉमिकली लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जेएनयू हैड दिस यूनिक सिस्टम ऑफ अपलिफ्टिंग द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फिर जब मैंने जेएनयू आके एमए हिंदी ज्वाइन किया और जेएनयू में रहा मैं, तो मैंने देखा कि अजीब जगह थी। एक कैंपस है जहाँ लड़कियाँ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं। अच्छा। जहाँ रात के 2-2:30 बजे भी कोई लड़की अकेली घूम सकती है, देयर इज नो इशू। ओके। जहाँ बहुत तीखी पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, लेकिन वायलेंस के नाम पर कोई किसी को चांटा मार दे, ये नहीं होता था। अच्छा। बल्कि एक बार कुछ ऐसा हो गया था तो बहुत बड़ा इशू बन गया था यूनिवर्सिटी में। बहुत, और जिस संगठन के लोगों ने किया था उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो जेएनयू, दूसरा, हम जैसे लोग जो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते थे और उस तरह की पृष्ठभूमि से आते थे, यानी इसको यूँ समझिए आप लकी कि जेएनयू वो जगह थी जहाँ रैगिंग होती नहीं थी। अच्छा। बल्कि जो फ्रेशर्स थे उनको स्पेशल फील कराया जाता था। ओके सर, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। एग्जैक्टली। वहाँ फ्रेशर्स वर काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड। ओके। लोग उनकी मदद करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। फ्रेशर्स की मदद करने के लिए? जी। आप लाइब्रेरी गए, आपको नहीं मालूम कैसे क्या करते हैं, ठीक है, तो कोई भी फ्रेशर, कोई भी सीनियर लड़का लड़की आगे बढ़ के कहेगा मैं बताता हूँ कि कैसे कार्ड बनवाया जाता है लाइब्रेरी को। अच्छा। या फॉर वॉट एवर। तो दिस वाज अ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि हिंदुस्तान में खास करके उत्तर भारत में यूनिवर्सिटी कल्चर कैसा था उस समय और अभी भी कैसा है वो हम सब लोग जानते हैं। छात्र संघ के चुनाव बहुत जोरदार होते थे
लेकिन अगर आप छपे हुए पोस्टर लगाएं तो ये माइनस पॉइंट था। अच्छा। हाथ के लिखे हुए पोस्टर होने चाहिए। अच्छा। यानी मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर ऑन योर प्रोपेगेंडा और योर प्रचार। फिर जो जेएनयू की एक वाइब्रेंट सोशल और कल्चरल लाइफ थी, जिसमें हम दुनिया भर की फिल्में देखते थे, हमारा फिल्म क्लब बहुत एक्टिव था, हमारी दूसरी ड्रामेटिक सोसाइटी और इस तरह की चीज़ें बहुत एक्टिव थी। दुनिया भर के लीडिंग स्कॉलर्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स आते थे, लेक्चर करते थे। इसके अलावा वहाँ ढाबों पर जिस तरह की बहसें होती थी, हम लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि एक क्लास क्लासरूम में होती थी और एक क्लास ढाबे पे होती थी। अच्छा। और वहाँ काफ़ी बहसें और पूरे जो मैंने कहा कि एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ, और किसी तरह की वायलेंस, बल्कि वायलेंस छोड़िए, वर्बल वायलेंस की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा। गाली गलौज जेएनयू की कल्चर में नहीं था। यानी किसी न किसी को साला कह दिया, ये बहुत बड़ी गाली मानी जाती थी। तो ऐसे माहौल में, और ख़ास करके जब मैं आया था एक बिल्कुल दूसरी तरह के माहौल से, और फिर जेएनयू में जिस तरह का, जैसा मैंने आपसे कहा कि लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होना एक फ़ायदे की चीज़ बना, एक सपोर्ट सिस्टम बना उससे। तो जेएनयू का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं जेएनयू कैंपस में था एज ए स्टूडेंट 6 साल। पीएचडी मेरी थोड़े उसके बाद ही खत्म हुई। फिर सन 90 से 2017 तक आई वाज अ प्रोफेसर देयर, टीचर देयर। तो डेफिनेटली वापस वहीं पे आने का सर कोई रीज़न था एज अ टीचर? नहीं, रीजन नहीं। जेएनयू तो मतलब तब भी और अब भी, और उस समय तो खास करके अगर आप एकेडमिक्स हैं और ख़ास करके सोशल साइंस में हैं, इवन इन फिजिकल साइंसेज, तो जेएनयू वो जगह है जहाँ जो हर एक स्कॉलर चाहता है कि ज्वाइन करे, क्योंकि एकेडमिक रेपुटेशन बहुत है बहुत जेएनयू अच्छी है। का, और तब भी था और अब भी है। इसके पीछे कोई रीज़न है सर कि मतलब आज की डेट में लोग नेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जेएनयू को प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज जेएनयू के लोग आज की डेट में भी इतने ऊंचाइयों पे हैं, आपको ही देख लीजिए सर। तो इससे बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग। नहीं, मुझे कि आप प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर को और फाइनेंस मिनिस्टर को देख लीजिए। बिल्कुल सर। भले ही उनकी जो आइडियोलॉजी है वो जेएनयू की प्रेवलेंट आइडियोलॉजी के एकदम विपरीत है, बट आफ्टर ऑल दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेम सिस्टम एंड सेम यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है कि सर जेएनयू ही ये प्रोडक्ट बनाता है? जेएनयू वाज इमेजिन्ड एज अ यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस। जेएनयू ऐसा क्यों है, इसका क्रेडिट जेएनयू के एकेडमिक्स को जिन्होंने शुरुआत की उनको तो जाता ही है, उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप हो जाता है। अगर आप या आपकी ऑडियंस जेएनयू के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, आई थिंक 66 और 67, उस पर 67 आई थिंक, उस पर हुई डिबेट पढ़ें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि लोकसभा में इस दर्जे की डिबेट भी हो सकती थी। अच्छा। व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी? व्हाट डज अ यूनिवर्सिटी मीन? व्हाट डज यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर? यूनिवर्सिटी में एक आदर्श माहौल कैसे बनेगा, कैसे बनता है? वो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर एमसी छागला थे। तो लोग सवाल जो पूछ रहे हैं उनसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और जो उसके जवाब दे रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। तो वो जेएनयू वाज इमेजिन्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस, वेयर देयर विल बी अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। तो देखिए, वो एक वैदिक मंत्र का हिस्सा है, एंड जेएनयू एक्चुअली टिपिफाइड दैट। वो मंत्र इस प्रकार से है कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, लेट द नोबल आइडियाज, लेट द ग्रेट थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। सो जेएनयू हैड दैट कॉस्मोपॉलिटन टेम्परामेंट। और वहाँ एक कल्चर ऐसी बनाई गई कि लोग जजमेंटल नहीं होते थे, मदद करते थे। मदद, वही सर। मैं खुद, जैसा मैंने आपसे कहा कि परिवार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं थोड़ा सा झगड़ के ही आया था परिवार से, तो बहुत दिनों तक मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं थे। अच्छा। मेरे पास ढंग के जूते नहीं थे, मैं फटे हुए जूते पहन के घूमता रहता था कैंपस में। किसी ने कॉन्डेसेंडिंगली बात नहीं की। अच्छा। किसी ने मेरे अजीब कपड़ों की खिल्ली नहीं उड़ाई। अच्छा। और मदद भी की तो खैरात के तौर पर नहीं कि चलो भाई ये पैसे ले जाओ या कपड़े ले जाओ। कुछ ट्रांसलेशन का काम दिलवा दिया। अच्छा। कुछ इस तरह का काम दिलवा दिया कि ताकि ये जो नौजवान आया है और इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका सेल्फ रेस्पेक्ट भी बरकरार रहे और इसको कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो जेएनयू वजह हो सकता है कि आजकल के जो नौजवान लोग हैं उनको मेरी बातें सुन के यकीन ना हो, बट दिस इज अ फैक्ट। जेएनयू वॉज, एंड दैट्स वाई जब एक बार जेएनयू पर विवाद हुए थे तो मैंने एक बात कही थी और मैं आज फिर से दोहराता हूँ उसे,
कि बहुत से लोग जेएनयू को लेकर जेलसी होती है, भाई फंडिंग बहुत है, बहुत प्रिविलेज है, तो उसको लेकर के भी बातें होती हैं, दुनिया भर की ऊटपटांग अफवाहें जेएनयू के बारे में उड़ाई जाती हैं, बकवास की जाती है। मैंने उसमें कहा था कि आप कहते हैं कि जेएनयू को बंद कर दो, एक कहा गया था ये एक ज़माने में 2016 में। तो मैंने कहा था कि आप कहते हैं जेएनयू को बंद कर दो, मेरा निवेदन ये है कि देश के हर जिले में एक जेएनयू खोल दो। ये देश इतना अफोर्ड कर सकता है कि प्रॉपर फंडिंग, प्रिविलेजेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और एक देखिए लकी यूनिवर्सिटी जो है वो इमारतों से और एयर कंडीशन कमरों से नहीं बनती है। ट्रू सर। यूनिवर्सिटी टेम्परामेंट से बनती है, और जब तक टेम्परामेंट वो ना हो, आनो भद्रा कृतु यंतु विश्वते, जब तक टेम्परामेंट वो ना हो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ भाषण दे रहे हैं और ब्रिटिश पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो ये माहौल है भाई, वो तो करेंगे आलोचना। तो जेएनयू प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ आइडियल सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी, और इसलिए मैं आई एम ग्रेटफुल टू जेएनयू एज माई यूनिवर्सिटी एंड आई विल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू इट। सर जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट प्रिविलेज बैकग्राउंड, तो व्हाट यू वुड से दैट योर सक्सेस आपको मोटिवेट किस पर्टिकुलर चीज़ ने करा आज की डेट में इतनी रिमार्केबल सक्सेस पाने के लिए? जिद ने। जिद मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। यू अवॉइड इजी कॉम्प्रोमाइजेज, दैट्स ऑल। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने तय किया था कि मैं स्कॉलर या प्रोफेसर या इस तरह राइटर बनूंगा, और ये मैंने 6ठी क्लास में तय कर लिया था। मैं बच्चा था, इनफैक्ट मे बी आई वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड। बहुत बचपन से ही काफ़ी इंट्रोवर्टेड, सोचने वाला, ब्रूडिंग और पढ़ने वाला। लेकिन वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ठान लें और फिर उस पर सलीके से काम करें, निरंतर काम करें, और एक अपनी ह्यूमन सेंसिटिविटी बनाए रखें। ठान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबो बन जाएं। ठान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 90 आवर्स ऑफ वीक काम करने लगे। बिल्कुल सही बात है। 70 आवर्स, दैट इज ऑल नॉनसेंस, टू पुट इट वेरी ब्लंटली। एंड इन फैक्ट इट्स नॉट मियरली अ नॉनसेंस, इट्स क्रूएल टू इवन थिंक इन दोस टर्म्स। अभी एक्चुअली सर उसी पे डिबेट भी चल रहा है। नहीं, वो बेवकूफ़ी की बात है, टू पुट इट वेरी ब्लंटली। समाज बीमार हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि रोजाना 14 घंटे काम करेगा तो वो सोसाइटी के लिए मैनेज बन जाएगा। कोई लाइफ ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई आउटलेट नहीं होगा, ना उसे बीवी से बात करने की फुर्सत है, ना बच्चों से, ना दोस्तों से। तो यही होगा कि 5 दिन काम किया, वीकेंड में जाके गधों की तरह खाया, घोड़ों की तरह पिया और संडे को सो गए। सही बात है सर। You want that kind of human beings? You want that kind of Indian citizens? No sir. I certainly do not want. So I just don't bother about all these worthies who I am repeating the word deliberately, all this kind of nonsense. I'm using this word deliberately. So anyway, so आप मेहनत करें, अपनी ह्यूमननेस बनाए रखें, दूसरों की मदद करें, दूसरे आपकी मदद करेंगे। That is what my life has taught me. सर जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने बताया जिद एक बहुत बड़ा कारण रहा, संकल्प एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आप आज की डेट में इतने रिमार्केबल सक्सेस पे हैं। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी आपने बहुत फेस करे होंगे सर, कुछ ऐसे अगर आप कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन देखिए लकी मैं उसको बहुत पब्लिकली डिस्कस करना पसंद नहीं करता। एनीथिंग सर जो बच्चों को मोटिवेट करे। मुझे अपनी गरीबी का और संघर्ष का गीत गाना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे आज तक याद है कि जेएनयू में जब मैं आया था तो मेरे पास कैनवास के सफ़ेद जूते थे बाटा के, पता नहीं आजकल आते भी हैं या नहीं। तो वो सफ़ेद जूते बाटा के मैं पहनता था, उनके तल्ले फट गए थे। अच्छा। तो मई जून की धूप में जब हम चलते थे सड़कों पर तो वो छाले पड़ जाते थे। और एक बार जब किसी दोस्त ने, मैं कमरे में उनके साथ गया और जूते उतारे तो वो देख के चौंकी कि ये जूते पहनते हो तुम? मैंने कहा मेरे पास और जूते हैं नहीं। और मतलब कपड़े भी कुछ नहीं थे, कमरे में किताबों के अलावा कुछ था नहीं। एक बार कमरे में कोई सज्जन गुस्से को चुराने के इरादे से कुछ नहीं ले गए, बल्कि उनके मन में शायद आया होगा कि 2-4 रुपये रख जाएं यहाँ। तो वो सब स्ट्रगल किए हैं और वो तरह तरह के वो किए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे जिन चीज़ों को सोच करके मैं खुश होता हूँ
ये लोग कहते हैं और मुझे भी संतोष है, मैंने रिश्ते निभाए हैं। मैंने अपनी सारी व्यस्तताओं और तमाम चीज़ों के बावजूद दोस्तों की मदद की है। किसी दोस्त के साथ कोई समस्या है, कुछ उसको बात नहीं समझ में आ रही, या कोई और किसी तरह की समस्या है, तो आई ऑलवेज हेल्प। इस टाइम पे सर सपोर्ट सिस्टम तो बहुत चाहिए भी होता है लोगों को। और वो JNU में एक खासियत ये भी थी कि बिना किसी फॉर्मल अरेंजमेंट के वो सपोर्ट सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाता था। हम 5-6 लोगों का गुट बन गया था, दोस्त हम 5-6 लोग थे, उनमें 2 लड़कियां थी, हम 3-4 लड़के थे, एंड वी हैड अ वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर। कोई ऐसा फ्रेंड है सर जो अभी तक आपके साथ चल रहा हो, या फिर सारे ही पूरा ग्रुप आपके साथ है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से जो मेरे सबसे करीब था उन दोस्तों में से समीर वो गुजर गया। उसे गुजरे हुए 2-3 बरस हो गए। एक जो लड़की थी उसका पता नहीं कहाँ है। दूसरी लड़की इस समय मेरी पत्नी है, सुमन। एक और सज्जन थे मदन राय, वो हैं लेकिन उनसे बहुत संपर्क नहीं है। उसमें एक कारण ये है कि मैं बहुत, जैसा मैंने आपसे कहा कि इंट्रोवर्टेड सा व्यक्ति हूँ, बहुत सोशल व्यक्ति हूँ नहीं मैं मिलता हूँ लोगों से, और ये थोड़ा आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग सकता है कि एक लेवल पर मैं पब्लिक फिगर हूँ छोटा मोटा, बिल्कुल, लेकिन एट वन लेवल आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता, इसलिए मेरे दोस्तों की तादाद हमेशा बहुत कम रही है, अभी भी बहुत कम है। मुश्किल से 2-3 लोग होंगे जिनको कहा जा सके कि दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू यू। कोई मतलब सर जैसे कोई ऐसा कोई क्लोज पर्सन रहा जिसने आपका पूरी जर्नी पे सपोर्ट रहा? ऑब्वियसली आपकी वाइफ तो रही होंगी सर बहुत टाइम पे, बट और कोई मतलब उनके अलावा? नहीं, पूरी जर्नी पे सपोर्ट तो किसी का होता नहीं है ना भाई। जर्नी अब जैसे मान लीजिए कि जब से थोड़ा बहुत होश आप संभालते हैं, जब मेरी उम्र 7-8-9 साल रही होगी, तो तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग आए हैं जीवन में जिनका किसी ना किसी स्टेज पर कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा, जिनको एक ग्रेटिट्यूड के साथ आदमी याद करता है। तो जैसे हमारी टीचर थी महादेवी गुप्ता स्कूल में, एक अदिति भट्टाचार्य थी, एक कॉलेज में शशि प्रभा पांडे थी, एक टीचर थे RN तिगनाथ, और एक ग्वालियर में राइटर और पोएट इंटेलेक्चुअल थे प्रकाश दीक्षित, जिन्हें मैं बहुत डीपली अपना एक तरह से गुरु मानता हूँ। Then after coming to Delhi, there were many friends who influenced and supported me in many ways. True sir. सर जैसे फॉर एग्जांपल एक ये और काफ़ी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, जैसे आपने बताया था कि आप JNU में प्रोफेसर वापस आए थे, तो वहाँ से एकदम से यू हैव ग्रोन वेरी, बहुत ही एक अच्छे पेस पे आपकी ग्रोथ भी बहुत बड़े लेवल पे हुई है सर। उससे आप यू फाइनली लैंड इनटू द मेंबर ऑफ UPSC एज वेल। वो कुछ जर्नी अगर आप बता पाएंगे अपनी? देखिए, UPSC मेंबरशिप जो है, वन थिंग, you do not pass any examination or you do not apply for membership of UPSC. It's a discretionary allotment made by the government of India. So, in the name of president. True. So, for whatever reason, the government of that day decides that this man has to be or this woman has to be appointed member UPSC. इसमें एक बात और मैं कह दूं जो कई बार लोगों के दिमाग में आता है सवाल, कि साहब आप प्रोफेसर हैं और सिविल सर्विस। हाँ सर बिल्कुल, बीइंग अ प्रोफेसर यू आर प्रोवाइड यू आर एक्चुअली ग्रूमिंग और यू आर मेकिंग ब्यूरोक्रेट्स फॉर दिस कंट्री। वो चीज़ कैसे सर पॉसिबल है? देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड दिस। The civil services in India, when they were imagined and perceived by the Britishers, they were perceived as basically a service which would be called generalist, not specialist. An IAS officer is not supposed to be a specialist of in particular field. He is supposed to have a general sense of many fields. That is why, I mean, if there is a crisis in a city and it's a crisis, say let us flood, so you do not expect the district magistrate to be an expert on flood management. You do not expect the district magistrate to be an engineer himself or things like that. But you expect the district magistrate to be mature and intelligent enough to delegate the task, to supervise and to have a overall view. So with this view, the civil servants are selected. That is how the examination etc. is conducted. Therefore, I mean theoretically, whether you have a degree in humanities or you have a degree in technology, you can aspire and you can
एंड पीपल डू बिकम सिविल सर्वेंट्स. जहाँ तक यूपीएससी मेंबर्स का सवाल है तो उसमें भी यही फिलॉसफी काम करती है. A certain number of civil servants are put there. True. People from armed forces are put there. And similarly people from academics are put there. तो ऐसा कुछ नहीं है. It's not a kind of inbreeding. True. It's not a kind of civil servants selecting civil servants. ये बहुत जरूरी था और बहुत समझदारी का काम था कि सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह सिविल सर्वेंट्स का अफेयर नहीं है. उसमें आप सिविल सर्वेंट्स तो होते ही हैं बिल्कुल, और वो आईएएस भी हो सकते हैं, आईपीएस भी हो सकते हैं, पोस्टल सर्विस के भी हो सकते हैं, किसी भी सर्विस के हो सकते हैं. देन उसमें एकेडमिक्स होते हैं. देन उसमें यूजुअली आर्म्ड फोर्सेस का कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, या तो आर्मी से, एयरफोर्स से, या नेवी से. कई बार एक साथ दो तीन भी होते हैं. तो द अटेम्प्ट इज टू गेट representation from all aspects of government or establishment so that the selection of future bureaucrats is as competent as possible. So that's the idea. इसलिए मैं अकेला प्रोफेसर नहीं था यूपीएससी का, मेंबर अपॉइंट होने वाला मुझसे पहले भी बहुत रहे. हाँ सर मतलब सर बच्चों का इसीलिए मतलब बच्चे भी जानना चाहेंगे बिकॉज बीइंग अ प्रोफेसर इज एन ऑनर. And उसमें you know you're actually providing bureaucrats to the country. So I guess बहुत ही better experience सर आपका काफ़ी वहाँ पे रहा होगा. तो उसी में सर कुछ अगर हम जानना चाहें because नहीं, इसमें देखिए प्रोफेसर का सवाल नहीं है. एक्सपीरियंस तो है बहुत इंटरेस्टिंग, और उन एक्सपीरियंसेस से अगर जो नौजवान है इस समय के वो कुछ सीख सकें. मैं केवल एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा. सर ये आप अपने किसी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? मैं उसी से शेयर कर रहा हूँ. कोई मतलब बिल्कुल कोई ऐसा तो होगा सर जो आपके दिमाग में ऐसे दो एक है, उन्हीं में से एक शेयर कर रहा हूँ और मैं जानबूझ के वही शेयर कर रहा हूँ. बिल्कुल सर, बताइए सर. देखिए अब वैसे तो इस तरह की चीज़ों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरव्यू आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स लेते हैं, कंप्यूटर नहीं लेता सर. बिल्कुल सी बात है. तो आपका मूड कैसा है, सामने वाले का मूड कैसा है, माहौल कैसा है, इससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है. लेकिन फिर भी जनरली स्पीकिंग कम से कम अभी तक द इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन अ वेरी फ्री मैनर, ऑब्जेक्टिव वे. असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि प्रेजुडिसेस अवॉइड किए जाते हैं, प्रेजुडिसेस नहीं होते. और इसलिए आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन में कपड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं है. मैं जानता हूँ कि ये सवाल भी आप पूछेंगे, इसलिए पहले उत्तर दे देता हूँ. सर मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे. आप आसमानी रंग की कमीज और नीले रंग की टाई और डार्क कलर का सूट पहने ना पहने हार्डली मैटर्स. लेकिन हाँ, स्मार्ट टर्नआउट तो होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. यानी अब आप 3-4 दिन की दाढ़ी बढ़ा के बिखरे हुए बाल लेके पहुंच जाएं तो यू आर नॉट गिविंग अ गुड इंप्रेशन, एज सिंपल एज दैट. बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं कि आप ब्यूटी पार्लर से निकले और वहाँ पहुँचें. इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. वो आपकी मर्जी है. The selectors do not bother about this. You should look like a decent professional, elegant guy. That's it. चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक लगना. Decent professional. ऐसा कुछ नहीं ना कि सर साड़ी सूट है. Doesn't matter. That's what I'm telling you. But of course you are not. I mean, this is not written anywhere. But of course, भाई जैसे अब यूँ समझिए कि आप जिन कपड़ों में डिस्को में जाते हैं, उन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू देने तो नहीं जाएंगे. बिल्कुल. चाहे यूपीएससी का हो चाहे कोई हो, किसी तरह का इंटरव्यू. तो इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसको लेकर के लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं. वही मान लीजिए कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था अभी 2-3 घंटे पहले, सामान्य कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, आई वॉज नॉट बॉदर्ड. लेकिन अब मुझे यहाँ आना है तो मैं थोड़ा सा एक टर्नआउट तो बनाऊंगा ना. दैट्स इट. अब ये तो है नहीं कि मैं टाई पहन के आ रहा हूँ या सूट पहन के आ रहा हूँ. जो मेरा मन किया मैंने पहन लिया. लेकिन जाहिर है कि मतलब ये नहीं कि आप वो मेला कुचला सा या मुसला सा कुर्ता पैजामा पहन के चले, प्रोफेशनल भी हो, कंफर्टेबल भी हो. दैट्स इट. दूसरा, इसलिए मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन का मतलब कपड़े नहीं है. प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ आपको. दिस वाज अ गर्ल हु कुड नॉट स्पीक हिंदी प्रॉपर्ली. फॉरगेट अबाउट इंग्लिश. हिंदी भी वो खड़ी बोली, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी. हरियाणा की थी शायद, तो उसके बोलने के लहजे में बार बार हरियाणवी लहजा सर मणे और फिर झेप जाती थी, एकदम झिझक जाती थी. तो मैंने उसको एनकरेज किया. मैंने कहा डोंट वरी, तुम बोलो आराम से, मुझे सब समझ में आ रहा है. और महत्वपूर्ण यही है कि जो तुम बोल रही हो मुझे समझ में आए. तुम बढ़िया हिंदी बोल रही हो या हरियाणवी टच के साथ बोल रही हो, हार्डली मैटर्स. और वो लड़की जाहिर है कि थोड़े लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड से थी, वो दिख ही रहा था. और उसके
उससे जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके पिताजी जो हैं वो वाइट बॉस का काम करते हैं. अच्छा. तो शी वाज एक्चुअली फ्रॉम अ पुअर पोर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड. बट शी वाज अ ब्रिलियंट गर्ल. और अच्छा उसने वो किया. तो उन दिनों खाप पंचायत का चक्कर चल रहा था. तो मैंने उसको और घेरने की कोशिश की कि भाई ये खाप को लेके बड़ा विवाद है. खाप की बात मान ही ली जाए तो उसमें क्या अर्ज है. प्रेम प्रेम क्या होता है, बेकार की बात है. 2 दिन का नशा है, सब उतर जाएगा. रहना समाज में है तो समाज की बात मानो, पंचायत की बात मानो. और वायलेंस वगैरह ठीक नहीं है, लेकिन अब घर में भी तो हम लोग कई बार बच्चों को चपत लगा देते हैं. तो खाप ने ऐसा कुछ कर भी दिया तो क्या मुसीबत आ गई. सही बात है तो सही बात नहीं है. दैट्स द पॉइंट. दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट. ओके. आई वॉज ट्राइंग टू घेरो हर. अच्छा. लड़की अपनी जगह अडिग थी. अच्छा. लड़की का ये मानना था कि इन मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, अनलेस आई एम ब्रेकिंग अ लॉ, नोबडी हैज एनी बिजनेस टू पोक हिज नोज. ओके. मैं अगर कानून तोड़ रहा हूँ तब तो कोई बात है. बाकी मैं इनसे बात कर रहा हूँ या आपसे कर रहा हूँ, इससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, इसको सरकार को और समाज को इससे क्या लेना देना है. अगर हम कानून नहीं तोड़ रहे तो, अगर कोई इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर रहे तो मैं उस लड़की को जानबूझ के, बिकॉज द आइडिया वाज कि आई वांटेड टू एसेस हर मॉरल करेज. वो लड़की काफ़ी देर तक तो इन बातों पे बेचारी घुमा फिरा के बात करती रही और मैं अड़ा रहा. तो आखिरकार उसने एग्जेस्परेशन में डेस्परेट होकर कहा कि साहब आप कुछ भी कह लो. ऐसे ही हाथ किए उसने. सर आप कुछ भी कह लो, एक देश में 2 कानून ना चलने के. एंड दैट वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू हियर. अच्छा. बिकॉज इफ यू आर अ डीएम, you are supposed to implement the writ of the law by persuasion and if necessary by force. As simple as that. आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत चिंताजनक है. अच्छा. इस देश में अभी भी ये हालत है कि कई जगह दलितों को लोग कहते हैं कि उनका दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठेगा. समाज ने तय कर दिया है, करता रहे समाज तय. ये डीएम का काम है कि ये भेदभाव, ये चीज ना हो पाए. और अगर कोई डीएम ये कहे कि ठीक है भाई, तो देन सर्टेनली ही और शी इज नॉट अ गुड डीएम. बिकॉज अनटचेबिलिटी और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एंड अ सिविल सर्वेंट इज सपोज्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ. ही और शी इज सपोज्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. एंड दिस गर्ल showed that this is there in her temperament. So this is what at least I looked for in a candidate. मतलब सर वही, मतलब आज की डेट में सर कहने को तो बच्चों के माइंड में बहुत ही मिथ रहते हैं. जैसे अभी आपने बताया कि ड्रेस में तो पता नहीं क्यों ही रहते हैं, बट ऐसे ही बच्चों के माइंड में बहुत सारे मिथ रहते हैं. तो अगर आप अलाउंस दे तो हम कुछ अगर मिथ्स की बात कर सके जो बच्चों के माइंड में रहते हैं. तो जैसे उसमें सबसे पहला तो सर ड्रेस कोड पे हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं. दूसरा बच्चों का ये रहता है कि इंटरव्यू बोला जाता है कि यहाँ पे आपकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं देखी जाती, यहाँ पे आपका हाउ आर यू आंसरिंग द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. That's right. हाँ, आप इन सब चीज़ों के बारे में. नहीं देखिए, ये तो देखिए किसी भी इंटरव्यू के बारे में, एक तो आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट. और यूपीएससी के 6 साल के दौरान मैंने सैकड़ों नहीं हजारों इंटरव्यू किए हैं. बिल्कुल सर. क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट्स अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, नॉट ओनली सिविल सर्विस. और 18 एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है यूपीएससी साल भर में. मैं आज तक नहीं समझ पाया कि किसी इंटरव्यू के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं. पैटर्न तो जाहिर है. अब जैसे ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपने पढ़ाई की है उसके बारे में बात होगी, जरूर होगी. बिल्कुल होगी. ये नहीं हो सकता कि उसके बारे में बात ना हो. आप अगर टेक्नोलॉजी में कुछ करके आए हैं या आप मेडिकल साइंस में कुछ करके आए हैं तो थोड़ा बहुत उससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा. और आपके फील्ड का कोई एक्सपर्ट वहाँ बैठा है तो वो और थोड़ा आपको प्रोब कर सकता है. अब किसी मेडिकल डॉक्टर को मैं तो प्रोब नहीं कर सकता, लेकिन अगर बोर्ड में कोई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो वो प्रोब कर सकते हैं. बिल्कुल बात. लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कोशिश ये होती है कि आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, आपकी अवेयरनेस और आपका एक विजडम, ये जांचा जाता है. और ये जांचने के लिए ही वो आधे घंटे बातचीत होती है. दैट्स ऑल. इसमें बच्चा मतलब वही कि अगर आजकल मतलब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि अगर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से तो मुझसे मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, भले ही मैंने पढ़ी थी 2 से 3 साल पहले, बट मुझसे पूछी जा रही हैं अभी भी. तो मतलब इसमें अगर सर आप कुछ मतलब अगर बच्चा जाना चाहिए कि मतलब इसका इस टाइम फ्रेम से मतलब क्या होता है, वाई आर वी आस्किंग दो. इसका कोई उत्तर नहीं है.
इसका सीधा सा उत्तर ये है कि अगर आपने कुछ पढ़ा है, चाहे 2 साल पहले चाहे 3 साल पहले, तो कोई आपसे किताब का पेज नंबर तो पूछ नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कोई जवाब नहीं है। समझ गया। और सर अगर इनका जैसे अगर कोई बेसिक सा जवाब ना दे, समझ लो जैसे आपने पूछा कि भाई लाइट की स्पीड क्या है वो बता दो, बहुत बेसिक सा सवाल है सर, आ जाता है बच्चों को, एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, उसी का जवाब ना दे पाए तो क्या वो मैटर करता है सर, या वो थोड़ा देखा जाता है कि करता है कि जो इंटरव्यू आपका 30-35 मिनट चल रहा है उसमें आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। किसी एक सवाल के जवाब में गलती किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। किसी एक चीज़ के बारे में फैक्चुअल स्लिप मुझसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, सवाल पूछने में फैक्चुअल स्लिप हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर लगातार आप ऐसा करते चले जाएं तो जाहिर है वो मतलब ऑब्वियसली सबके पैनल के माइंड में जाता है। सर पैनल से रिलेटेड एक बस एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे जो आई गेस बोर्ड में जो पैनल बैठा होता है, आई गेस वो राउंड टेबल पे बैठे होते हैं सारे, तो इट इज़ अ राउंड टेबल ना, बिकॉज सर हम व्हाटएवर उससे क्या मतलब वही तो राउंड टेबल में वो बैठे, बिकॉज सर वो मॉक्स करवाते हैं, मॉक्स में थोड़ा वैसा होता था, जस्ट आस्किंग कि राउंड टेबल में सर जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, तो जो मेंबर होता है, जो मेन चेयरपर्सन होता है, तो जैसे मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस भी करी है, तो द मेंबर हैज़ टू डिफाइन एवरीथिंग ना, जो बाकी पैनल होता है इज फॉर दी कंसल्टिंग एंड फॉर कंसाइजिंग। आई वांट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आगे बढ़ते हैं, तो अगर जैसे हम अगर अभी बच्चों के एक्सपीरियंस की ही बात कर रहे थे कि बच्चों का मतलब आपने सैकड़ों इंटरव्यू लिए, आपने अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें, तो मतलब हम वैसे यही चीज़ पूछना चाह रहे थे कि यूपीएससी में अगर बच्चा अगर कोई प्रिपेयर कर रहा होगा, तो आज की डेट में कोई एस्पिरेंट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहिए, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाह रहा है, तो एनीथिंग दैट यू वुड लव टू से हिम? They should work hard. They should work persistently, but not in the 14 hours a day pattern. उन्हें अपने दिमाग की ताजगी भी बनाए रखनी चाहिए, ज़रूरी तौर से आराम भी करना चाहिए, और दूसरे लोगों से बातचीत भी करनी चाहिए, और पूरी मेहनत और सिंसियरिटी से काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये याद रखना चाहिए कि यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सिविल सर्विस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। आप कामयाब हो जाएं, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, लेकिन जो कामयाब ना हो वो ये ना समझेंगे जिंदगी बेकार गई। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत ऑप्शन रहते हैं, और उसके बाद 50 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। और ये आज की तारीख में केवल एक एब्स्ट्रैक्ट पोइटिक बात नहीं है। आज दुनिया भर में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके चलते द वेरी नेचर ऑफ वर्क, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, इट्स अंडरगोइंग fundamental change. True. And the very nature of employment, it's going on change, it's undergoing great change. So नए तरह के जॉब्स पैदा हो रहे हैं, नए तरह के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, नए तरह के पावर सेंटर्स पैदा हो रहे हैं। True. तो इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए जैसे मीडिया इस समय बहुत बड़ा पावर सेंटर बन चुका है दुनिया भर में। और मीडिया में भी आप देखें कि केवल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, नाउ यूट्यूब हैज बिकम अ पावर सोर्स ऑफ पावर और सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशन। यस, आपके मतलब ट्विटर और यूट्यूब के संदर्भ में एक शब्द चलने लगा इन्फ्लुएंसर। तो लोग इन्फ्लुएंसर बन। सो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम लोग जब नौजवान थे तो हमारे सामने पॉसिबिलिटीज बहुत सीमित थी, क्योंकि तब दुनिया इतनी तेजी से नहीं बदल रही थी, इतने पूरे तौर से नहीं बदल रही थी। अब तो दुनिया पूरे तौर से बदल रही है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि मुझे नहीं लगता कि हमारे आज के 20-22 साल के बच्चों को एकाएक ध्यान भी आएगा कि इंग्लैंड नाम की कोई चीज़ होती थी। एक इंग्लैंड लेटर हुआ करता था, पता नहीं आपने देखा है? दैट्स इट, आपने देखा तक नहीं। हम लोग इंग्लैंड लेटर पे चिट्ठियाँ लिखते थे। अच्छा, आज तो लोग चिट्ठी नहीं लिखते, केवल ईमेल लिखते हैं। बच्चों को तो सर पेजर भी नहीं पता, पहले तो पेजर भी बताइए, पेजर नहीं पता। एग्जैक्टली, हमें तो फोन मिल गए थे सीधे। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात आप इसमें निकली कि आपको इंग्लैंड नहीं मालूम क्या है। बिल्कुल सर। मैं जब जेएनयू पहुंचा था तो इंग्लैंड पर ही चिट्ठियाँ लिखता था, इंग्लैंड पर ही चिट्ठियाँ आती थी। कोई बहुत लंबी चिट्ठी हो तो लिफाफे में आती थी। अच्छा। वरना चिट्ठी वो इंग्लैंड नाम का एक होता था, उसको बंद कर देते थे। वो लिफाफे से थोड़ा सस्ता भी होता था। तो उसी दैट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सर इसी कॉन्वर्सेशन में एक सवाल है, जैसे बच्चों के पास अगर ऑप्शन ज़्यादा हो भी गए ना सर, तो इससे भी बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। ऑप्शन जितने ज़्यादा होते हैं बच्चा उतना ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा है आज की डेट में। वो सही है, दैट्स ट्रू। लेकिन उस कन्फ्यूजन से तो आपको खुद ही निकलना पड़ता है। देखिए, उस कन्फ्यूजन से निकलने का एक ही तरीका है कि आप
हर चीज़ पर थोड़ा गंभीरता से सोचें, ठहर कर सोचें, और फिर तय करें कि आपको करना क्या है। अपने आप को खुद को एसेस करें। अब जैसे मैं चूँकि आई वाज सपोजिटली अ टैलेंटेड बॉय, ब्रिलियंट चाइल्ड, तो लाइक एनी मिडिल क्लास पेरेंट्स, माय पेरेंट्स आल्सो वांटेड मी टू बिकम अ कलेक्टर। तो जैसे मैं बाद में मजाक में कहता भी था, अभी भी कहता हूँ, कि पिताजी ये सोचते रह गए कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ और यही काम न लिए चले गए वो दुनिया से। अच्छा। मैं कलेक्टर तो नहीं बना, कलेक्टर बनाने वाली मशीन का पुर्जा बन गया संयोग से। मैं खुद कलेक्टर नहीं बना, लेकिन न जाने कितने कलेक्टर मेरे इंटरव्यू बोर्ड से सिलेक्ट होकर निकले होंगे। कितने कलेक्टर निकले? तो इट हार्डली मैटर्स, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा और आपने सवाल जो पूछे, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नौजवान को किसी भी सो कॉल्ड सक्सेसफुल व्यक्ति की का केवल प्रेजेंट नहीं देखना चाहिए, पास्ट भी देखना चाहिए। मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे सक्सेस के पैरामीटर्स दूसरे हैं। अभी मुझे बहुत काम करना है, मैं कहीं अपनी निगाह में सक्सेस के आसपास नहीं हूँ। लेकिन चलिए, जो आपका और प्रचलित पैरामीटर है मान लिया, तो उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। बिल्कुल सर। एज आई टोल्ड यू एंड यू नो, आई डिड नॉट come from a privileged background. I was not born with a silver spoon in my mouth. True. तो इसलिए अगर मैं यहाँ हूँ आज आप लोगों की शब्दावली में सक्सेसफुल, और किसी को अगर कुछ इंस्पिरेशन लेनी है, तो यही है कि अपने दिमाग में स्पष्टता हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए, और किसी भी सूरत में अपनी इंसानियत बचाए रखिए। इतने कम्पिटिटिव मत हो जाइए कि दूसरा इंसान आपको इंसान ना लगे। ट्रू सर, ये सब बहुत बड़ी लाइन है एक्चुअली ना। मतलब ये हम देख रहे हैं आज की डेट में, जब बिजनेस कर रहे हैं तो समझ में आता है कि भूल जाता है इंसान ना, सारी इंसानियत भूल के बस कोई अपना नहीं है, कोई मतलब अपना आपको नहीं अपना कर्मचारी इंसान न लगे, आप उससे मतलब जानवरों की तरह काम लें। मैं यूएसए में था और मैं देख के दंग रह गया। वॉलमार्ट स्टोर में मैं गया तो मैंने देखा कि मैं बैठने की जगह नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि दे डोंट वांट देयर एम्प्लॉइज टू सिट। अच्छा, खड़े रहिए, आप चलते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो चीज़ें हैं, एयरपोर्ट पर आप देखिए, वहाँ तो अंदर बात अलग है, लेकिन बाहर के उसमें बैठने की जगह नहीं है। वहाँ जो पार्क में बेंचेज पड़ी होती हैं, उनमें बीच में इस तरह के वो उठा दिए जाते हैं बैरिकेड्स, ताकि कोई गरीब उस पर लेट ना जाए। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी, एंड आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इन इंडिविजुअल्स। सबसे बड़ी चीज दूसरे का दुख समझना है। आज आप सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल हों, जो नहीं है सक्सेसफुल, उसका दुख, उसका संघर्ष आपको समझना चाहिए, और जहां तक हो सके मदद करनी चाहिए। ये आप करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भी मदद मिलेगी। मेरा तजुर्बा यही बताता है। एज आई टोल्ड यू, आई हैव रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम नंबर ऑफ फ्रेंड्स, even though I am not a very social person, as I told you. वही सर, I am not very social. इंट्रोवर्ट तो बहुत ही दिखते बहुत कम वैसे होते हैं। लेकिन I have received immense help from friends, and I have helped people as much I could do. और आखिरी बात ये लकी, इसीलिए ये बात मैंने कही, मेरी निगाह में सबसे बड़ा ह्यूमन वाइस जो मैं किसी मनुष्य में क्षमा नहीं कर सकता, वो है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये चाहे इंडिविजुअल, चाहे कम्युनिटी, चाहे सोसाइटी, चाहे देश, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, उनके प्रति आपके मन में ग्रेटिट्यूड ना हो, ये बहुत बुरी बात है। ट्रू। तो जो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए, जो भी चीजें हों। ट्रू सर। बस ऐसे आई गेस मतलब सर बच्चों को यही थोड़ा सीखना चाहिए कि जैसे आपने बताया जिद, तो वो जिद होनी चाहिए आगे करने, बिकॉज आज की जनरेशन क्या है ना सर, एक चीज करती है, थोड़ा टाइम करा, नहीं चला, छोड़ दिया। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, वो अटेंशन स्पान वगैरह कम होने की बात की जाती है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, प्रदूषण इतने ज़्यादा हैं। अब वो मोबाइल फ़ोन में 50 चीज़ें भरी रहती हैं। आप क्या वो क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो वो देखिए, वो प्रॉब्लम हम सबकी है, केवल नौजवानों की नहीं है, लेकिन उससे लड़ना पड़ेगा। तो जैसे अगर अभी करंटली अभी ट्रम्प सर की न्यूज़ आ रही है कि
कि उन्होंने अभी रिसेंटली मतलब हमें सुनने में आया था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड डाला है कि जो अगर कोई अभी पहले तो यही होता सर कि जो इंडिया से लोग जाते थे वहाँ पे एंड देन दे फाइनली मेक श्योर कि वहाँ पे उनके बच्चा जो होगा उनको. दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय प्रेसिडेंट. इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ट्रंप ने 8-10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, उनमें से एक ही है. सीधा वो करते ही सर, शपथ लेते ही और उसमें उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि मैं करूँगा. अच्छा. तो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं उनमें से एक ही है, और वो भी ये है कि दोनों पेरेंट्स में से अगर एक अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है तो वहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो अमेरिकन सिटीजन बाई बर्थ नहीं बनेगा. यानी मान लीजिए कि मेरी पत्नी जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ऐसे ही घूमने गए हुए हैं या काम कर रहे हैं और अभी तक ग्रीन कार्ड हमें नहीं मिला है, मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी दोनों वहाँ काम करते हैं और वी आर नाइदर द सिटीजन नॉर ग्रीन कार्ड होल्डर, नन ऑफ अस, तो फिर हमारे बच्चे को सिटीजनशिप बाई बर्थ नहीं मिलेगी एज पर दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अमेरिका की 2 स्टेट्स में अदालत में चुनौती दी जा चुकी है. 1 महीने बाद इस ऑर्डर को लागू होना है, यानी 20 फरवरी से. तो अगर इस बीच में उन अदालतों ने इसको स्टे कर दिया तो जाहिर है कि फिर वो लीगल शुरू हो जाएगा मामला. सही बात है. नहीं किया तो ये ऑर्डर 20 फरवरी से लागू होगा. अच्छा. और लागू हो जाएगा 20 फरवरी से. बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. सर अभी जैसे ये भी तो सुनने में आ ही रहा है कि मोर देन 2 लाख प्लस माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया दे आर गोइंग फ्रॉम यूएस एंड अदर सिटीज. इसका भी सर मतलब लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रीजन है या फिर देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल. देखिए इन सब बातों पर एक ही उसमें बात नहीं हो सकती, इस पर फिर कभी करेंगे. क्योंकि केवल माइग्रेंट ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास लोग माइग्रेट कर रहे हैं. हाँ. जिसको अखबार वालों की भाषा में कहते हैं कि मिलियनियर्स लिविंग इंडिया, दे आर. सो लेट अस थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर. We talk so much of Vishwaguru and great and all that, but obviously we are not able to convince our citizens that this is a safe and progressive society. True. So therefore many of whom can afford it, they are leaving. True. बजाय इसके कि लोग वापस आए, तो वापस तभी आएंगे ना जब भाई देखिए आंकड़े वगैरह आप कुछ भी कर लें, जो रियलिटी है वो तो आदमी फील करता है. एक बात बहुत साफ तौर से समझ लेनी चाहिए कि जब आप बाजार में जाते हैं, जब आप सड़क पे खड़े होते हैं तो देन यू एक्सपीरियंस देन दी आंकड़ा डज नॉट वर्क. आंकड़े कुछ भी कहते रहे, लेट मी पुट इट क्वाइट ब्लंटली एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग सो. आंकड़े कुछ भी कहते रहे, दिल्ली में रात के 10 बजे के बाद कोई लड़की अकेले नहीं निकल सकती. और निकलेगी अगर टैक्सी वगैरह में तो वो घर वालों को अपनी पोजीशन भेजेगी, लोकेशन भेजेगी और ध्यान रखेगी कि कितनी भी थकी हुई हो सो ना जाए. आप कहते रहिए कि सेफ और अनसेफ व्हाटएवर. मैं नहीं कह रहा कि आंकड़े क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ये अनुभव क्या कहता है. इसी तरह आप महंगाई को ले लीजिए, किसी चीज को ले लीजिए, तो ये सब चीजें चल रही हैं. इसलिए केवल जो लोग वहाँ गैर कानूनी ढंग से गए उनकी बात मत कीजिए. हाँ नहीं, उनकी तो जो उनकी ढंग से गए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो अपनी जगह है. लेकिन जो अच्छे खासे संपन्न मिडिल क्लास लोग हैं वो भी तो छोड़ के जाना चाह रहे हैं. बिल्कुल. उनकी बात कीजिए ना. बिल्कुल. राइट. ट्रू सर. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. एंड आई गेस काफ़ी सारे लोगों को आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर यू कमिंग टू हियर एंड गिविंग अस योर एडवाइसेस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.